नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षद के ऑफिस में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षद मिस्टर वर्मा के पोते को अच्छा सबक सिखाता है और फिर अपनी बहन से मिलने के लिए अपने ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। अनाया, जो ऑपरेशन करने के लिए पहले ही आ चुकी थी, हालांकि हर्षवर्धन उसके साथ नहीं आया था, उसे अपनी ऑफिस का कुछ काम था, लेकिन अनाया को मिलिट्री कैंपस में छोड़कर चला गया था। अनाया ऑफिस में बैठे हुए मिस्टर वर्मा की फाइल पढ़ कर रही थी और उसके पास सिटी हॉस्पिटल के दिन मिस्टर बख्शी की मेडिकल टीम खड़ी थी, जो उसके साथ इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली थी। आज वह सब भी नर्वस थे, उसके साथ साथ थोड़े परेशान भी, क्योंकि मिस्टर वर्मा का केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। यह जिंदगी या फिर मौत की सिचुएशन थी, क्योंकि मिस्टर वर्मा के ब्रेन ट्यूमर की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी और अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो वैसे भी अगले 2-3 दिनों में मर जाते। लेकिन फिर भी वो लोग ऑपरेशन का रिस्क ले रहे थे और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उन लोगों ने कभी हैंडल नहीं की थी, इसीलिए वह सब नर्वस थे। हॉस्पिटल के दिन मिस्टर बख्शी, जो पहले ही सारी रिपोर्ट एनालाइज कर चुके थे, वह अनाया की ओर देखकर कॉम्प्लिकेटेड आवाज में बोले, डॉक्टर एना, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेडिकल करियर में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन कभी हैंडल नहीं की। अगर सच कहूं तो अगर आपने मुझे ओपिनियन मांगा होता तो मैं यह कहता कि मिस्टर वर्मा को अपने आखिरी 2 दिन खुशी खुशी जी लेने चाहिए और उसके बाद दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि इनके ऑपरेशन के सक्सेस रेट 10% से भी कम है। वही मिस्टर बख्शी की बात सुनकर बाकी डॉक्टर भी हाँ में सर हिलाने लगे, जैसे वह उनकी बात से सहमत हो रहे हो। मीटिंग टेबल पर खामोशी पसरी हुई थी और मास्क की वजह से अनाया का एक्सप्रेशन कोई देख नहीं पा रहा था। वह उन सब की बातें सुन रही थी। तभी वहां पर एक साथ सख्त मगर गंभीर आवाज आई, आप चाहो तो मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मदद ले सकते हैं, वह काफी एक्सपीरियंस है। यह सुनकर हर कोई वहां देखता है तो वहां पर हर्षद खड़ा था। अपने भाई को यहाँ देखकर अनाया उन्हें मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह भी डॉक्टर एना की आइडेंटिटी पर यहाँ बैठी है और वह अभी हर्षद को भाई नहीं बुला सकती। तो वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए बोली, मिस्टर जिंदल, आप यहाँ पर। पहले तो हर्षद को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि अनाया हमेशा उसे भाई कह के बुलाती थी, लेकिन तभी उसे समझ आया कि ऐसा क्यों कह रही है। हर्षद जिंदगी आगे आते हुए अनाया के पास ही बैठ गया और अनाया की ओर देखते हुए बोला, मैंने आपको बिल्कुल सही कहा, इस अस्पताल के डॉक्टर भी काफी काबिल है। इतना बोलकर वह अपने साथ आए ऑफिसर को इशारा करता है कि वह मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम को बुलाए। थोड़ी ही देर में उस अस्पताल के सभी डॉक्टर की टीम वहां आ गई, जो अपने अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट माहिर थे। पहले तो वह लोग काफी खुश थे, क्योंकि हर्षद जिंदल ने उन्हें बुलाया था और इस मिलिट्री कैंपस में हर्षद जिंदल का रुतबा कुछ ज्यादा ही था और हर कोई उसे रिस्पेक्ट और सम्मान की नजरों से देखा था और उनसे 2 मिनट बात करने के लिए भी लाइन में लगता था। और आज उसी हर्षद जिंदल ने उन लोगों को सामने से बुलाया था। जैसे ही वह लोग वहां पहुंचे, हर्षद अपनी रौबदार आवाज में बोला, एक पेशेंट की ऑपरेशन के लिए आपके यहाँ बुलाया गया है, आगे की बात आप इसे कर लेना। अनाया भी बिना किसी भाव के एक फाइल आगे बढ़ते हुए उन डॉक्टर की ओर देखकर बोली, इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। यह सुन तुरंत वहां खड़े एक सुपीरियर डॉक्टर, जिसकी उम्र तकरीबन 40-45 साल होगी, उसने उस फाइल को हाथ में ले लिया और देखने लगे। जैसे जैसे वह फाइल देख रहा था, वैसे वैसे वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कभी फाइल को देखता, तो कभी वहां बैठी हुई अनाया को देखता, तो कभी हर्षद को देखता और वहां खड़े डॉक्टर की ओर कॉम्प्लिकेटेड नजर डालता। बाकी के डॉक्टर भी उसे पूछने लगे, इस फाइल में ऐसा तो क्या है, डॉक्टर साहब इतने परेशान हो रहे हैं। वह डॉक्टर जो अभी अभी वह फाइल देख रहा था, वह कॉम्प्लिकेटेड नजरों से अनाया की ओर देखकर बोला, क्या सच में आप यह ऑपरेशन करने वाले हो? यह तो सीधा सीधा उस पेशेंट की जान लेने बराबर है। वैसे भी इस पेशेंट की जिंदगी 2-3 दिन से ज्यादा की नहीं है, अब उसे चैन से जीने दीजिए, उसके बाद वह अपने आप ही मर जाएगा। वही उस डॉक्टर की बात सुनकर हर्षद को भी पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन समझ आ रही थी, जहां डॉक्टर बिना मेहनत किए बस पेशेंट को मरने देने की बात कर रहे थे। इसका सीधा सा मतलब है कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर बक्सी की टीम भी उम्मीद भरी नजरों से अनाया को देख रहे थे,
जैसे कह रहे हो, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उनका ऑपरेशन मत कीजिए। तभी अनाया अपने कड़क मगर रौबदार आवाज में बोली, यह ऑपरेशन आज ही होगा। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या इनमें से किसी के पास न्यूरोलॉजी में कोई स्पेशलिस्ट है जो मेरे असिस्टेंट के तौर पर ऑपरेशन में मेरी मदद कर सके। मिस्टर बख्शी के पास नहीं है। यह सुनकर जो डॉक्टर अभी वहां आए थे, उनमें से एक घमंडी लेडी डॉक्टर आगे आए और बोली, क्या तुमने सुना नहीं? डॉक्टर कुंभानी ने अभी अभी क्या कहा? यह ऑपरेशन करना बिल्कुल बेकार है। पेशेंट की मौत ऑपरेशन टेबल पर ही हो जाएगी। तो फिर तुम जीत क्यों कर रही हो? वैसे भी तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुमने कभी अपने हाथ में स्केल पर पकड़ा भी होगा और बस यहाँ पर बैठकर हम सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। वही उसकी बात सुनकर अनाया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर्षद को बहुत गुस्सा आया। वह एक नज़र उसे देखते हुए कड़क आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। तुम ही यहाँ पेशेंट की जान बचाने के लिए बुलाया गया है, इस तरह से दूसरे डॉक्टर की इंसल्ट करने के लिए नहीं। निकल जाओ यहाँ से। वह डॉक्टर अभी यह बात नहीं जाती थी, इसीलिए वह नफरत और डरी हुई आवाज में बोली, आप हमारे सामने इसका साथ दे रहे हैं। जैसे ही वो यह कहती है, हर्षद जिंदल गुस्से में उसे देखता है और कड़क आवाज में उसे ऐसा देखकर बोला, क्या तुम लोगों को भी नहीं लगता है? अगर हाँ, तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। हर्षद की इतनी सख्त आवाज सुनकर वह लेडी डॉक्टर तुरंत वहां से चली गई और इसके पीछे पीछे कुछ और डॉक्टर और नर्स भी चल गए। जाहिर सी बात थी, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो अपने करियर पर किसी भी तरह का दाग चाहता हो और जो ऑपरेशन करने से पहले ही अनसक्सेसफुल है। कोई भी डॉक्टर या नर्स इस ऑपरेशन का भाग नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए कई सारे न्यू डॉक्टर वहां से चले गए ताकि उन पर इस ऑपरेशन का कोई इफेक्ट ना पड़े और उनका करियर साफ सुथरा रहे। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो सच में डॉक्टर की शपथ लेने के बाद उस शपथ का पालन करते थे और उनके लिए हर पेशेंट की जान बचाना जरूरी था, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए वह भी वहां खड़े थे। अनाया उन सबको वहां अभी भी खड़ा देखकर समझ गई कि वह डॉक्टर अनाया का इसने साथ देंगे। उन सब के जाने के बाद अनाया बिना किसी इमोशन के वहां खड़े डॉक्टर की ओर देखकर बोली, क्या कभी भी आप श्योर है कि आप मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले हैं? यह सुनकर वह डॉक्टर अनाया की और कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखते हुए थोड़ी परेशान आवाज में बोले, क्या आप सच में यह ऑपरेशन करना चाहते हैं? क्योंकि हमें 1% भी ऑपरेशन का सक्सेस रेट नजर नहीं आता है। क्या अनाया कर पाएगी ऑपरेशन? कौन सा नया तूफान अनाया का इंतजार कर रहा है? अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया ऑफिस में बैठकर ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और कुछ डॉक्टरों से डिस्कशन कर रही थी, लेकिन बाकी के डॉक्टर ऑपरेशन के खिलाफ थे क्योंकि उनके हिसाब से यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होने नहीं वाला था। अनाया जो अभी शांत भाव खड़ी थी, वह सब की ओर देखकर बोली, मुझे पता है कि यह ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस बात पर बिल्कुल गलत है कि इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। यह ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरे हिसाब से इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट 90% है। अगर कोई गलती नहीं हुई और ऑपरेशन की वक्त कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आई, तो पेशेंट आराम से सरवाइव कर लेगा। वहीं अनाया की बात वहां खड़े डॉक्टर के ऊपर किसी बम की तरह फटी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेडिकल की दुनिया में किसी को खुद पर इतना भी यकीन हो सकता है कि वह नामुमकिन चीज करके दिखाएं। वहां खड़े मिलिट्री डॉक्टर के चेहरे पर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड भाव थे और वह अविश्वास से कभी अनाया को देखते तो कभी हर्षद को देखते। जैसे कह रहे हो, यह बिल्कुल पागल है। लेकिन वहां पर डॉक्टर बख्शी अभी भी खामोश थे। वह लोग डॉक्टर बख्शी को भी पहचानते थे क्योंकि मेडिकल की दुनिया में उनका भी बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। डॉक्टर बख्शी उनकी कंफ्यूजन समझ चुके थे। वह आगे आते हुए बोले, आपको इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर ऐना ने कहा है कि यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तो जरूर होगा। मैं तो बस इस बात से परेशान था कि मेरी टीम में काफी सारे डॉक्टर हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर ऐना को असिस्ट कर सके। डॉक्टर ऐना को ऑपरेशन के दौरान तकरीबन हाईली स्किल्स 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अभी कोई इतने स्किल्ड डॉक्टर नहीं है, और जो है वह भी सिटी हॉस्पिटल में मौजूद है, क्योंकि वहां भी कुछ डॉक्टरों का होना जरूरी है। वही उनकी बात सुनकर तो वहां खड़े मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर चौंक गए।
मिलिट्री डॉक्टर कुम्हारी तो अविश्वास से मिस्टर बख्शी की ओर देखकर बोले, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मेरे सामने खड़ी हुई डॉक्टर लीजेंडरी डॉक्टर एना है? उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था डॉक्टर बक्सी की बातों पर। अनाया जो यह देख कर रही थी, वो शांत आवाज में बोली, बहस बहुत हुई, हम ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं कि कौन कौन मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलेगा। वही जब उन लोगों को पता चला कि सामने खड़ी हुई कॉमेडी देखने वाली लड़की डॉक्टर एना है, तो हर कोई इस ऑपरेशन का पार्ट बनना चाहता था। तभी अनाया मिस्टर बख्शी की ओर देखकर बोली, मिस्टर बख्शी, आपके पास अभी मुझे असिस्ट करने के लिए कितने डॉक्टर हैं? यह सुन मिस्टर बख्शी थोड़े परेशान स्वर में बोले, मेरे साथ 2 और डॉक्टर भी हैं जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। हम 3 ही डॉक्टर आपको असिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में बाकी के डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकते। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, आप तीनों? और फिर मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर की ओर देखकर बोली, क्या आपने कोई ऐसे डॉक्टर है जो मुझे असिस्ट कर पाए? और सिचुएशन पर पैनिक ना करें। सबसे बड़ी बात, वह काफी एक्सपीरियंस रखते होने चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में मुझे गलती करने वाले लोग पसंद नहीं है। वहीं अनाया की बात सुनकर हॉस्पिटल का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड आगे आते हुए रिस्पेक्ट भरी आवाज में बोला, डॉक्टर एना, हमारे पास अभी काफी सर्जन हैं, लेकिन आप बताएं आपको कौन सी एक्सपर्टीज वाले सर्जन चाहिए? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है। मुझे 2 न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट, एक हार्ट एक्सपर्ट, एक बोन एक्सपर्ट और एक स्पाइनल बोन की अच्छी नॉलेज रखता हो, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है मुझे। वही डिपार्टमेंट के हेड रिस्पेक्ट के साथ बोले, ठीक है डॉक्टर एना, जैसा आपने कहा। एक तो मैं खुद आपको असिस्ट करूंगा, दूसरा में डिपार्टमेंट से 2 और सर्जन आपकी मदद करेंगे। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ऑपरेशन शुरू चलना चाहिए। वैसे भी हम जितनी देर करेंगे इतना रिस्क ज्यादा होगा। आप लोग जाओ और सारी तैयारी कर लो। वही सभी डॉक्टर के जाने के बाद हर्षद जिंदल अपनी क्यूट सी प्रिंसेस की ओर देखकर बोला, एना बच्चा, आपको कोई और मदद तो नहीं चाहिए? यह सुनकर अनाया के चेहरे पर जेंटल एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, मुझे और कोई मदद नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। यह सुनकर हर्षद को भी अच्छा लगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम खुद को ज्यादा थकाना मत, और तुम थोड़ा सा आराम भी कर लेना है। यह सुनकर अनाया मुस्कुरा देती है। इसे अनाया को इसने परिवार की अफेक्शन और प्यार की आदत लग रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी फिक्र कर रहा था। आज तक सिर्फ हर्षवर्धन ही ऐसा था जो उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता था, लेकिन अब से जिंदल परिवार भी उसके लिए काफी अच्छा था। वो ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने से पहले अपने भाई की ओर देखकर बोली, वैसे भाई, मुझे लगता था आपकी अभी अभी शादी हुई है, तो आपको अभी अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। यह सुनकर हर्षद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो समझ गया उसकी छोटी सी सिस्टर उसे छेड़ रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश हो रही हो। यह सुन अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मैं बदमाश नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस आपको यह बता रही हूँ कि आपको रेशमा के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। मैं जितना उसे जानती हूँ, वो कभी आगे चलकर आपके साथ रोमांटिक नहीं होगी, और वह बिल्कुल बोरिंग है। और अगर ऐसा ही चलाता रहा तो मुझे जल्द से जल्द छोटा भतीजा या भतीजा कैसे मिलेंगे जिसके साथ मैं खेल सकूं। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती है। वही उसकी बात सुनकर हर्षद के कान और गले का हिस्सा लाल हो गया। यह एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया था। वो हर वक्त जंग के मैदान में दुश्मनों से घिरा रहता था और हर वक्त किसी न किसी क्रिटिकल सिचुएशन में अपने देश की रक्षा करता रहता था। ऐसे रोमांटिक रिलेशन और बच्चों के बारे में आज तक किसी ने उसे चिढ़ाया नहीं होगा, उसकी बहन के अलावा। अनाया अभी उसके साईं शर्मीले अंदाज को देखकर हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, लगता है मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। यह सुनकर हर्षद कठोर आवाज में बोला, बदमाश। अनाया हंसते हुए बोली, चलो ठीक है, लेकिन मैं कोई मस्ती नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है और उसे इन रोमांटिक रिलेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे जहाँ तक पता है, आपको भी सारे एफर्ट्स कोशिश लगाने होंगे अपनी रिलेशन में, लेकिन हाँ, अगर उसने एक बार आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगी और हर सिचुएशन में आपका साथ देगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई।
वही उसके जाने के बाद हर्षद जिंदल भी अपनी बीवी की यादों में खो गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन दोनों के बीच काफी रोमांटिक लम्हे हुए थे। रेशमा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपने गीले बालों को झटक रही थी, और उसकी साड़ी से झांकती कमर काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। तो हर्षद को शरारत सूझी। उसने बिना कुछ सोचे समझे रेशम की कमर पर चुटकी काट ली, और रेशमा हर्षद की शरारत से सिहर सी गई और हर्षद के ही सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रेशमा को इन सब का एक्सपीरियंस नहीं था। पहले ही वह 10 लोगों के साथ एक साथ भीड़ जाती थी, लेकिन इन मामलों में वह काफी शर्माती थी, और हर्षद के उसके आसपास होने से ही उसके अंदर सिरहन सी दौड़ जाती थी। वह सारे अच्छे लम्हे याद करके हर्षद को हल्की सी मुस्कुरा आ गई, और वो दिल ही दिल बोला, शुक्रिया अनाया बच्चा, तुम्हारी वजह से ही रेशमा मेरी जिंदगी में आई है, वरना तो उसकी दादी ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच ही लिया था। क्या हर्षद और रेशमा के बीच होगा सब ठीक, या फिर आएगी दरार? क्या इन सब में अनाया कैसे निपटेगी अपने दुश्मन से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।